सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो महत्वपूर्ण दौरों को, जिसमें इन्होंने पहली थाईलैंड की यात्रा की और उसके बाद श्रीलंका की यात्रा की अप्रैल के पहले सप्ताह में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थाईलैंड यात्रा को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अप्रैल को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन जो है 2018 के बाद पहली बार भौतिक रूप से हो रहा है। इसके पहले यह वर्चुअली होता था। इसे ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा था कोविड के टाइम से। दोस्तों, इसके दौरान इन्होंने क्षेत्रीय परिवहन, समुद्री सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने थाई प्रधानमंत्री पेंतो गट्टर्न सिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा हुई। तो बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है बिम्स्टेक का, वो ढाका बांग्लादेश में स्थित है। ढाका में है, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का जो पूरा रूप है बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल, इसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बाद में इसके सदस्य जो बन गए हैं आपके नेपाल और भूटान भी बन गए। पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है यह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंतो गट्टान सिनावात्रा ने वर्ल्ड टिपिटक संजहाय फोनेटिक एडिशन की एक प्रति भेंट की। यह ग्रंथ जो है 2016 में थाई सरकार द्वारा राजा भूमिबोल और रानी सिरकित के 70 वर्षीय शासनकाल की स्मृति में प्रकाशित किया गया था। और इस पवित्र ग्रंथ में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जिसमें पाली त्रिपिटक के 9 मिलियन से अधिक अक्षरों का शुद्ध उच्चारण दर्ज है। थाई सरकार ने इसे शांति और ज्ञान का उपहार बताते हुए 30 से अधिक देशों को भेंट स्वरूप प्रदान किया है, जिसमें एक प्रति प्रधानमंत्री मोदी को उनकी थाईलैंड यात्रा के दौरान दिया गया। ये है वहाँ की प्रधानमंत्री और ये हमारे मोदी जी, आप सभी को पता है। अब तो भाई मेलोनी जी गुस्सा हो जाएंगी ये फोटो देख के। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मोदी जी की श्रीलंका यात्रा। तो मोदी जी ने 5 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचे, जो राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के पदभार संभालने के बाद किसी विदेशी नेता की पहली आधिकारिक यात्रा थी। अनुरा कुमारा दिसानायके। इस यात्रा के दौरान जो है उन्होंने 120 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी और रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें जो है आपकी ट्रिंकोमाली में संयुक्त तेल रिफाइनरी की योजना और रक्षा सहयोग बनाने के समझौते समझौते शामिल हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया, जो किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका द्वारा, श्रीलंका मित्र विभूषण। तो ये हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दौरे इस सप्ताह जो रहे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अप्रैल 2025 की पहले वीक की विदेशी यात्राएं, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू ने 27 वर्षों में पहली बार पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की। मतलब 27 वर्षों में कोई भारत का प्रेसिडेंट पहली बार वहाँ पे गया है। यह यात्रा भारत पुर्तगाल के राजनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। लिस्बन के मेयर द्वारा उन्हें सिटी ऑफ ऑनर दी गई। लिस्बन वहाँ के जो है पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। सिटी ऑफ ऑनर का जो है सम्मान दिया गया वहाँ के मेयर द्वारा। इन्होंने संता मारिया चर्च का दौरा किया और कवि लुइस वाज डी कमोएस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। संता मारिया चर्च वहाँ पॉपुलर है, उसका दौरा किया और कवि लुइस वाज डी कमोएस की समाधि पर पुष्पांजलि दी अर्पित की। दोनों देशों के पारंपरिक परिधानों पर आधारित डाक टिकट भी जारी किए गए। उन्होंने चंपालिया फाउंडेशन का दौरा किया और स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े कार्यों का अवलोकन किया। चंपालिया फाउंडेशन जो है पुर्तगाल में स्वास्थ्य अनुसंधान से जुड़े कार्यों को करता है। दोस्तों, अगला देखते हैं हम प्रेसिडेंट मुर्मू की स्लोवाकिया गणराज्य की यात्रा। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने 29 वर्षों में पहली बार जो है स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा की। ये भी 29 साल बाद वहाँ भी गई हैं कोई प्रेसिडेंट। उन्होंने राष्ट्रपति पीटर पिल्लेग्रीनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात की।
वहाँ के राष्ट्रपति हैं पीटर पेल्लेग्रिनी और प्रधानमंत्री हैं स्लोवाकिया गणराज्य के रॉबर्ट फिको। एमएसएमई और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 2 एमओयूज पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। उन्होंने स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच को संबोधित किया। प्रेसिडेंट मुर्मू को कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों स्लोवाकिया की बात करें तो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसे 1993 में चेक स्लोवाकिया से अलग होने के बाद गणराज्य का निर्माण हुआ था। इसकी राजधानी जो है, जो स्लोवाकिया की राजधानी कहाँ पे है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया गणराज्य की राजधानी है। दोनों यूरोपीय देशों की यात्रा जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल के पहले वीक में की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है बहुत चर्चा में रहा, उसको हम देख लेते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और जो है विधेयक अधिनियम बन चुका है। यह 3 अप्रैल को लोकसभा में सभा में 3 अप्रैल को जो है 288 यह विधेयक जो था 232 मतों से पारित हुआ और उसके बाद 4 अप्रैल को राज्यसभा में 128 और 95 मतों से पारित किया गया। उसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी प्रदान की, जिससे यह विधेयक एक प्रभावी कानून बन गया। यह अधिनियम वक्फ अधिनियम 1995 में कई बदलाव करता है और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सुदृढ़ प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। दोस्तों वक्फ अधिनियम 1995 जो है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं या वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधान क्या हैं, आइए उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया है, इसका नाम परिवर्तन हुआ है। तो वक्फ अधिनियम 1995 का जो नया नाम होगा वो होगा यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 UWMEED एक्ट। दोस्तों इसमें दूसरे बदलाव की बात करें तो ये है आपका महिला प्रतिनिधित्व। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में अब जो है कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं को मजबूत करना है। पहले भी इसमें महिला सदस्य रह चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन अभी जो है आरक्षित कर दिया गया है। 2 महिलाओं की जो है नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। दोस्तों तीसरे बदलाव की बात करें तो है आपकी धार्मिक समावेशिता। शिया, सुन्नी, बोरा, अहमदिया जैसे विभिन्न मुस्लिम समुदायों के प्रतिनिधियों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अनिवार्य होगा। विरासत और संपत्ति के अधिकार की बात करें तो महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में उत्तराधिकार और हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 5वें बदलाव की बात करें तो पारदर्शिता और नियमन। केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, लेखा परीक्षण और लेखा प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार होगा। डिजिटलीकरण और पारदर्शी सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाएगा। ये जो है गवर्नमेंट के हाथों में आ गई इसकी सारी चीज़ें। इसके संपत्तियों के पंजीकरण, लेखा परीक्षा और लेखा प्रबंधन सब तब पर नियम जो बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाएगा। इसके अपीलीय प्रक्रिया में बदलाव हुआ है जो कि 6ठा है। वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ अब 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट में जो है इसकी अपील की जा सकती है 90 डेज में। दोस्तों इसके लाभ और उद्देश्य की बात करें वो है वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, महिलाओं को वक्फ निर्णयों में प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण प्रदान करना, धार्मिक समावेशिता और विविध मुस्लिम समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना जो है सरकार का उद्देश्य है। इसकी विवाद और आलोचनाओं की बात करें क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा तो बहुत सारे विवाद हुए हैं इसको लेकर। कई जगह दंगे भी भड़क गए, मुर्शिदाबाद, हाँ, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों विवाद और आलोचना की बात करें तो कई मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने इस अधिनियम का विरोध किया है। आलोचकों का कहना है कि सरकार इस कानून के माध्यम से वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण बढ़ा रही है। हैदराबाद, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कुछ संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना है। दोस्तों अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसके कई तरह के
वाद विवाद हो रहे हैं, जिसको हम आगे आगे आने वाले करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। तो ये सारा रहा आपका वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसके लाभ और उद्देश्य क्या रहे हैं, विवाद और आलोचना, हम इन सब चीज़ों को जान लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है ये, जो है ये आपका सी ब्रिज है। यह पुल पंबन द्वीप को जो है मंडपम मुख्य भूमि तमिलनाडु से जोड़ता है और रामेश्वरम तक रेल संपर्क बहाल करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अप्रैल में इस पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इसकी जो लंबाई है ये लगभग 2.8 किलोमीटर है। 2.8 किलोमीटर लंबा है ब्रिज आपका। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। इसकी लागत जो आई थी 535 करोड़ रुपए में, 535 करोड़ में ये बनाया गया है। इसमें जो है 72 मीटर लंबा स्वचालित लिफ्ट स्पैन है, जो जहाज़ों को पार करने के लिए ऊपर उठाया जाता है और इसको वर्टिकली ऊपर उठाया जाता है। समुद्री वातावरण जंग से बचने के लिए इसमें क्लाइमेट रेसिस्टेंट सामग्री का उपयोग किया गया है, ताकि इसमें जंग अंग ना लगे। जो पुराने मैनुअल पुल के स्थान पर अब पूरी तरह स्वचालित प्रणाली लगाई गई है। तो ये पंबन द्वीप पर जो है पंबन रेल पुल उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। कहाँ पे है, तमिलनाडु में मंडपम में आत्मेश्वर तक रेल संपर्क बहाल करता है। यह पुल रामेश्वरम को फिर से देश के रेल नेटवर्क से जोड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का जो थीम था इस बार वो था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स, स्वस्थ प्रारंभ और आशावान भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है, यह दिन जो है वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और जन स्वास्थ्य सुधार के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य रोकथाम योग्य मातृ एवं शिशु मृत्यु को समाप्त करना और महिलाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। दोस्तों हमने इसके थीम की बात कर ली है कि इसका जो थीम रहा इस बार स्वास्थ्य प्रारंभ आशावान भविष्य, स्वस्थ प्रारंभ आशावान भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स इस बार की थीम है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1950 में WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। और इस वर्ष की जो थीम है वो मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर केंद्रित है। दोस्तों अगला है प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के 52 वर्ष पूरे होने का भारत सरकार ने जश्न मनाया है। इसका उद्देश्य जो था, प्रोजेक्ट टाइगर का जो उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य था वो घटती हुई बाघों की संख्या को बचाना और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना था। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 के तहत टाइगर रिजर्व जो है, इस योजना के तहत टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे, जहां बाघों को सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और शिकार से बचाव प्रदान किया गया। प्रारंभ में जो है, जो स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। वो टाइगर रिजर्व की जो संख्या थी वो 9 थी। अब जो है यह बढ़ के कितनी हो गई है टोटल, अभी करंटली में जो है मार्च में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पहला टाइगर रिजर्व जो था वो आपका जिम कॉर्बेट था, आप सभी को पता है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसको पहले हम हेली नेशनल पार्क कहते थे। हेली नेशनल पार्क कहते थे, बाद में इसको जिम कॉर्बेट नाम दिया गया। उत्तराखंड में स्थित है, ये पहला था। और उसके बाद ये 9 बने थे, इसमें कान्हा थे और कई सारे टाइगर रिजर्व थे। जो अभी रिसेंट में मार्च में घोषित हुआ है 58वां टाइगर रिजर्व, उसका नाम है माधव नेशनल पार्क। रिसेंट वाला नाम है माधव नेशनल पार्क, 58वां टाइगर रिजर्व है और ये आपका मध्य प्रदेश में है। ये आपका मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश का जो है 9वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं, सबसे ज़्यादा बाघ यहाँ पर ही पाए जाते हैं। दोस्तों, टाइगर संरक्षण कानून जो है सबसे पहला जो बना था वो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, 1972 में आया था। इसके तहत बाघों और अन्य वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके जस्ट बाद आया आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, जिसमें आप सभी को पता है, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। यह योजना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA द्वारा संचालित होती है। प्रोजेक्ट टाइगर ये है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। यह संस्था टाइगर रिजर्व की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। NTCA ये जो मेन टाइगर से प्रोटेक्शन कानून है वो है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। अगला है आपका सरहुल पर्व, जो प्राकृतिक पूजा से जुड़ा आदिवासी इतिहास और पहचान का उत्सव है। सरहुल पर्व झारखंड के आदिवासी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसे बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान प्रकृति की सुंदरता और समुदाय की एकता देखने लायक होती है। 2025 में सरहुल जो है कब मनाया गया भाई? सरहुल मनाया गया है 1 अप्रैल को 2025 में। झारखंड और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसके आदिवासियों का यह प्रमुख पर्व है। यह प्रकृति पूजा पर आधारित है और सूर्य तथा पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन का उत्सव है। सरहुल जिसका अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। आदिवासी परंपरा में साल वृक्ष, जिसको हम शोरिया रोबस्टा बोलते हैं, पवित्र माना जाता है, जिसे सरना माँ का निवास स्थान माना जाता है। जी एक देवी है, इसको सरना बोला जाता है, सरना माँ उनका निवास स्थल माना जाता है, जो गांव की रक्षा करती हैं। इस पर्व में गांव का जो पुजारी होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है और उसकी पत्नी पृथ्वी का, और उनका मिलन जो है जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक होता है। सरहुल के बाद ही खेती शुरू होती है, जैसे हल चलाना, बुआई करना या जंगल से उपज एकत्र करना। ये सारी प्रथाएं जो है सरहुल पूजा के बाद होती हैं। साल वृक्ष की पूजा होती है, उसके बाद ये सारे एक्टिविटीज की जाती हैं। सरहुल जो है वो आपका 3 दिवसीय पर्व होता है, जिसमें पहले दिन जो है जो पुजारी होता है उपवास करता है, जल लाता है और साल के फूल एकत्र किए जाते हैं। दूसरे दिन जो है जो फूल है वो अर्पित किए जाते हैं, मुर्गे की बलि ली जाती है और गांव की समृद्धि एवं सुरक्षा की कामना की जाती है। तो इसमें बलि है। फिर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है, जनजातीय नृत्य गीत होते हैं। युवक नज़दीकी नदियों तालाबों से मछली व केकड़े पकड़कर सामूहिक भोज के लिए लाते हैं। तीसरा दिन जो है उस दिन सामूहिक भोज, हांडिया, चावल की सराध जिसे बोला जाता है, और पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी में जब आदिवासी श्रमिक के रूप में बाहर भेजे गए, तब यह पर्व असम, अंडमान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक भी फैल गया। इसके इतिहास और राजनीतिक महत्व के बारे में चर्चा करें तो जो है सरहुल पर्व जो है वो मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जनजातियों द्वारा अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। शरत चंद्र राय ने 1928 में लिखा कि यह पर्व शिकार से खेती केंद्रित उत्सव में बदल गया। पहले लोग शिकार करते थे, धीरे धीरे खेती केंद्रित उत्सव हो गया। दोस्तों, आधुनिक सरहुल जुलूस और पहचान का संघर्ष, इसकी बात करें तो 1960 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव ने रांची में सरहुल जुलूस की परंपरा शुरू की। जो है बाबा कार्तिक उरांव रांची में सरहुल जुलूस की परंपरा शुरू की, जो सिरम टोली सरना स्थल तक जाती है। यह आज राजनीतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। आदिवासी संस्कृति, अधिकारों और सरना धर्म की मान्यता की मांग से जुड़ा है। RSS से जुड़े कुछ आदिवासी संगठन आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, जबकि सरना धर्म अपना जो है अलग धर्म के रूप में दर्ज कराने की मांग कर रहा है। गीता श्री उरांव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, जो कहती हैं कि सरना सनातनी एक है। इन जैसे नारों के जरिए सरना धर्म को धीरे धीरे हिंदू धर्म के अंतर्गत दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो ये रहा आपका सरहुल पर्व। अगला है माधवपुर का घेड़ मेला, जो कि भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में हर साल आयोजित होने वाला है। माधवपुर का घेड़ मेला कहाँ पे होता है? पोरबंदर जिले में माधवपुर पड़ता है, गुजरात में।
ये 6 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच चलेगा। इसका जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 6 अप्रैल को किया। इसके आयोजक हैं गुजरात सरकार का पर्यटन, युवा और सांस्कृतिक विभाग। दोस्तों, यह आयोजन न केवल धार्मिक परंपरा को जीवित रखता है बल्कि भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का निर्माण करता है। कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण तो जो है देवी रुक्मणी का अपहरण कर माधोपुर लाए थे और यही उनका विवाह हुआ था। ऐसी ऐतिहासिक सांस्कृतिक घटना की स्मृति में इस मेले का आयोजन होता है। अगला हम देखते हैं दोस्तों, जो है आपका उत्कल दिवस 2025। उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहा जाता है, उत्कल दिवस 2025 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे उड़ीसा उड़ीसा स्थापना दिवस कहा जाता है। यह दिन जो है 1936 में उड़ीसा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिलने की स्मृति में मनाया जाता है। 1936 में 1 अप्रैल को उड़ीसा को जो है बिहार उड़ीसा प्रांत से, जो बिहार और आपका उड़ीसा प्रांत था, उससे अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों का योगदान रहा, जिसमें उत्कल गौरव मधुसूदन दास और गोपाल बल्लभ दास, इन सबका नाम आप याद कर सकते हैं। गोपाल बल्लभ दास। 1 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका P4। एक योजना है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, जिसका मतलब होता है जीरो पॉवर्टी योजना, P4। इसका जो शुभारंभ किया गया वो 7 अप्रैल 2024 को किया गया। इस दिन जो है तेलुगु नववर्ष होता है, इसे उगादी बोला जाता है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका जो लक्ष्य है वह है वर्ष 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बनाना, और जो है स्वर्ण आंध्र 2047 एक विजन है, एक लक्ष्य है सरकार का, जिसके अंतर्गत यह पहल किया जा रहा है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जिसमें P4 का अर्थ है आपका पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, जन निजी जन भागीदारी। इसके जो लाभार्थी जो टारगेट किए गए हैं वो आपके सबसे गरीब 20% परिवार, जिन्हें कहा जाएगा बंगारू कुटुंब। सहायता प्रदान करने वाले जो रहेंगे सबसे में 10% व्यक्ति, जिन्हें कहा जाएगा मार्गदर्शी। और सरकार की भूमिका रहेगी इसमें एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर के रूप में, जो डिजिटल डैशबोर्ड द्वारा प्रगति की निगरानी करेगा। तो ये रहा आपका P4 जीरो पॉवर्टी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पे गरीबी को मिटाने के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्रागैतिहासिक भेड़िए की वापसी, दुनिया का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट। जैसे आप डायर वॉल्फ, दोस्तों आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो उसमें देखा होगा, जो कि स्टार फैमिली का सिजिल होता है डायर वॉल्फ, उनको 6 बच्चे मिलते हैं डायर वॉल्फ के। दोस्तों, डायर वॉल्फ एक प्रागैतिहासिक भेड़िए की प्रजाति थी जो लगभग 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। यह आम ग्रे वुल्फ से अधिक आकार में बड़ी और शक्तिशाली थी। यह टेक्सास स्थित कोलोसल बायोसाइंस नामक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया का पहला सफल डी एक्सटिंक्शन करके 3 डायरेक्ट वुल्फ के पिल्लों को जन्म दिया है। तो दोस्तों, यह चमत्कार हुआ कैसे, आइए हम इसको जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। प्राचीन डीएनए प्राप्त करना, इसमें क्या होता है कि विलुप्त डायर वुल्फ जो होते हैं उनकी हड्डी या दांत जैसे अवशेषों से डीएनए के अंश एकत्र किए जाते हैं। यह डीएनए आमतौर पर बहुत पुराना और खंडित होता है, मतलब टूटा फूटा होता है। फिर उसका सीक्वेंसिंग कराया जाता है, डीएनए अनुक्रमण बोला जाता है उसको विज्ञान की भाषा में। तो एकत्र किए गए डीएनए का विश्लेषण करके उसके जीन सीक्वेंस को पढ़ा जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि उसके जीन कौन कौन से हैं। तो दूसरा जो स्टेप होता है वो जीन अनुक्रमण का होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है आधुनिक प्रजाति जैसे ग्रे वुल्फ के साथ जीन की तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो डायर वुल्फ है उसकी जीन की तुलना जो है ग्रे वुल्फ जैसी जीवित करीबी प्रजातियों से की जाती है, ताकि अंतर को समझा जा सके कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद जीन एडिटिंग की जाती है। एक होता है आपका
CRISPR एक तकनीकी है जिससे पुराने जीन को जीवित डीएनए में जोड़ा जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार किया जाता है। ये जो होती है क्लोनिंग बोला जाता है इसको। तो जीन को एडिट करके डीएनए का उपयोग कर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से भ्रूण तैयार किया जाता है और उसके बाद एक संबंधित जीवित प्रजाति में भ्रूण हस्तांतरण किया जाता है। जो सेरोगेट मदर होती है उसने तैयार भ्रूण को गिरे समान प्रजाति की मादा में प्रत्यारोपित किया जाता है जो गर्भ धारण करती है। उसके बाद जो है उल्फों के पिल्लों का जन्म होता है, जो उसके पपीज होते हैं उनका जन्म होता है सेरोगेसी से। और लास्ट स्टेप होता है उनका निगरानी व विकास। नवजात पिल्लों के व्यवहार, स्वास्थ्य और मानसिक गुणों के लगातार निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे प्रजाति के अनुकूल रूप से विकसित हो रहे हैं। दोस्तों, इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो मानव इतिहास का पहला सफल डी एक्सटेंशन प्रयोग है। भविष्य में विलुप्त प्रजातियों जैसे मैमन, डोडो, थाइलेसिन को भी वापस लाने की संभावना को बल मिला है। इससे जैव विविधता और पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, अगर नैतिक, इथिकल और पारिस्थितिकीय प्रश्न किया जाए तो ये हो सकते हैं कि क्या विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना नैतिक रूप से सही है? क्या ये प्रजातियां आज के पर्यावरण में जीवित रहेंगी? क्या ये वर्तमान प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगी? और क्या यह प्राकृतिक संरक्षण है या केवल जैविक कल्पना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। डायरवुल्फ। दोस्तों, लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक जो हो रहा है उसमें क्रिकेट की वापसी हुई है। क्रिकेट को आधिकारिक रूप से 2028 की लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। यह 1900 के पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार होगा जब क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा बनेगा। दोस्तों, ये जो टूर्नामेंट है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है, 50 ओवर वाला नहीं होगा, 20 ओवर का गेम होगा। T20 फॉर्मेट जो होता है उसमें खेला जाएगा ताकि दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक रहे। इसमें पुरुष और महिलाओं की 6 टीमें रहेंगी। इसमें मेन और वुमेन जो टीम है इसकी 6 टीमें रहेंगी, इसकी 6 टीमें रहेंगी और हर टीम में वही अधिकतम 15 खिलाड़ी जो होते हैं वही रहेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका USA जो है मेजबान होने के कारण उसको सीरी एंट्री मिल सकती है। इसमें USA जो है वो एक सदस्य, एक टीम इसमें फिक्स रहेगी। बाकी जो 5 स्थान बच रहे हैं उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे जो कि अभी बाद में घोषित किया जाएगा। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी लॉस एंजलिस 2028 में शामिल किया गया है। क्रिकेट को शामिल करने का जो उद्देश्य है वो इसे विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाना है, खासकर उन देशों में जहाँ अभी तक उभरता हुआ खेल है। दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में पहले से इसकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेक थ्रू प्राइज 2025, जिसे विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। तो 7 अप्रैल 2025 को हॉलीवुड के सांता मोनिका स्थित बार्कर हैंगर में आयोजित ब्रेक थ्रू प्राइज समारोह में विश्व भर के वैज्ञानिकों को उनके अद्वितीय अनुसंधान कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, ब्रेक थ्रू प्राइज क्या है इसको जान लेते हैं। तो ब्रेक थ्रू प्राइज जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इसे अक्सर विज्ञान के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ये स्थापना 2013 में किया गया था। इसको 2013 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना जो है जो आपके टेक्नोलॉजी क्षेत्र है उसकी जानी मानी हस्तियों ने मिलकर किया था, जैसे आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, गूगल के 7 संस्थापक संगई ब्रिन, ये सब जो है मिलकर, यूरी मिलनर और जूलिया मिलनर जो कि तकनीक निवेशक और समाजसेवी हैं, इन सब ने मिलकर ब्रेक थ्रू प्राइज का स्थापना किया। ये पुरस्कार जो है आपके जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। लाइफ साइंस, फंडामेंटल फिजिक्स, और गणित, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान लाइफ साइंस में जो है GLP आधारित दवाओं के विकास, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और जीन एडिटिंग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को $3 मिलियन का पुरस्कार दिया गया है। गणित की बात करें तो मैथमेटिक्स में डेनिस गेटेस गोरी हैं, उनको दशकों तक लंबे शोध के लिए सम्मानित किया गया है। और फंडामेंटल फिजिक्स यानी कि मूलभूत भौतिकी की बात करें तो उसमें सन की 4 प्रयोगशालाएँ हैं जो आपकी ATLAS, CMS, एलिस और LHCb के 13,000 से अधिक वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। तो सन जो होता है यह एक न्यूक्लियर संस्था है।
यूरोप में स्थित। समारोह में जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, सेर्गी ब्रिन और कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। यह है आपके मार्क जुकरबर्ग, उनकी पत्नी, इन्होंने इस प्राइज को स्थापित करने में सहयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट है सैंड वर्ल्ड 2025 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव। सैंड वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव यूके में 5 से 9 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया। इसमें फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड, इस बार का जो अवार्ड है वो मिला है किसको? सुदर्शन पटनायक हैं, ये एक भारतीय आर्टिस्ट हैं। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के पुरी से हैं। उन्होंने अब तक 65 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सुदर्शन पटनायक जो हैं, यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले, फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन है। इन्होंने 10 फीट ऊंची भगवान गणेश की मूर्ति बनाई थी, भगवान गणेश की रेत की मूर्ति बनाई, जिसमें विश्व शांति का, वर्ल्ड पीस का संदेश समाहित था। इसके लिए इन्हें ये फ्रेड डेरिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड दिया गया है। यह समारोह जो है ब्रिटिश रेत कलाकार जो हैं फ्रेड डेरिंगटन की सवी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगला है ISSF विश्व कप 2025, जो कि ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। इसमें भारत के शूटर रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन जो है आपका 6 अप्रैल को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में किया गया। और भारतीय शूटर रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, इनको स्वर्ण पदक मिला है ISSF वर्ल्ड कप के। इनको मिला ISSF के 10 मीटर एयर राइफल के पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया इन्होंने हंगरी के इस्तमान मार्टिन पेनी को हराया है। रुद्राक्ष का यह दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप स्वर्ण जीत है। पहली जीत इन्होंने 2023 में काहिरा में हुई थी, वहाँ पर भी इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। दोस्तों इस जीत से भारत ने चीन के साथ पदक तालिका में संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। दोनों देशों को 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिले। अगला है राजगीर में अगस्त 2025 में होगा हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। तो बिहार के राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाएगा। यह मुकाबले नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों इससे पहले जो है बिहार में नवंबर 2024 में आपका महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। हॉकी के वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी, इसका आयोजन किया गया था आपका इसी स्टेडियम में। इसमें भारत विजयी रहा था। दोस्तों अगर ये जो कप है एशिया कप, सबसे सफल टीमों की बात करें तो दक्षिण कोरिया जो है सबसे ज़्यादा बार 5 बार जो है विजेता रह चुकी है, जबकि भारत और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान 3 बार इसके वजह से विजेता रहे हैं। इस बार में जो भाग लेने वाली टीमें उनकी बात करें तो आपकी भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और AHF कप से क्वालिफाई करने वाली 2 अन्य टीमें होंगी। दोस्तों बिहार जो है आपका 7वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसको भी होस्ट कर रहा है बिहार। यह गेम जो है बिहार के कई सिटी में आयोजित की जाएगी, जैसे आपका पटना हो गया, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन, ये 7वां एडिशन है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि बिहार होस्ट कर रहा है, बिहार में होगा। तो बिहार में वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी हुई, अब हीरो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है, और 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बिहार में आयोजित हो रहा है। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को ने एक बार फिर से वैश्विक मान्यता दी है। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में 74 नई डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज कलेक्शन को शामिल किया है, जिसमें भारत की 2 महत्वपूर्ण कृतियां श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि का नाट्यशास्त्र शामिल किया गया है। इनके शामिल होने से भारत की जो कुल प्रविष्टियां हैं, कुल एंट्रीज हैं, वो 14 हो गई हैं। आगे हम इन 14 को देखेंगे। दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की, जिसका उद्देश्य सामूहिक विस्मृति से बचाव करना, दुनिया भर में मूल्यवान अभिलेखीय सामग्री और पुस्तकालय संग्रह के संरक्षण का
आवाहन करना और उनका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना था। दोस्तों, भारत की शामिल पहली कृति की बात करें तो श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के जो लेखक माने जाते हैं वो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास जी इसके लेखक माने जाते हैं। इसके लिखे जाने का जो समय माना जाता है वो 400 ईसा पूर्व से 400 बिफोर द कॉमन एरा से 200 ईस्वी तक, 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। इसमें टोटल 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। दोस्तों, यह जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति पर आधारित एक दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश जो है वो शामिल है। यह जो महाभारत महाकाव्य है उसके भीष्म पर्व का हिस्सा है, उसके भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसको लगभग 80 भाषाओं में, श्रीमद् भगवद गीता को लगभग 80 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। दोस्तों, दूसरे ग्रंथ की, दूसरे कृत की बात करें तो वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचना जो है महर्षि भरत मुनि द्वारा की गई है। यह लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। यह प्राचीन भारत का नाट्य और नृत्य पर आधारित ग्रंथ है। दोस्तों, इसमें रंगमंच, अभिनय, नृत्य, संगीत, सौंदर्य शास्त्र और दर्शक शास्त्र का विस्तृत वर्णन है। इसे नाट्य शास्त्र का पहला और प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसमें 36 चैप्टर हैं, 36 अध्याय हैं और लगभग 6000 श्लोक हैं। दोस्तों, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारत की टोटल 14 प्रविष्टियों की बात करें तो वो हैं आपकी ये सारी, जिसमें सबसे पहले शामिल किया गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद को 2007 में शामिल किया गया था। परंपरागत रूप से वेद व्यास जी को ही ऋग्वेद का रचयिता, रचनाकार माना जाता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जो चारों वेदों में एक है। इसमें वैदिक मंत्रों का प्राचीन संकलन है। दोस्तों, दूसरा जो एंट्री हुई वो आपका तंजावुर के मराठा राजाओं के अभिलेख, जो मनुस्क्रिप्ट है मराठा राजाओं की तंजावुर के, उनको शामिल किया गया 2011 में। इसके जो रचनाकार लेखक हैं उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन ये मराठा शासन द्वारा तैयार कराए गए दस्तावेज हैं। इसमें मराठा इतिहास का साक्ष्य मिलता है दक्षिण भारत में। तीसरी एंट्री थी शांतिनाथ चरित्र, जिसे 2013 में एंट्री मिली। यह किसी जैन लेखक द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो जैन के 24 तीर्थंकर में से 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ थे, उनका जीवन वृत्तांत लिखा गया है। दोस्तों, चौथा जो एंट्री हुई वो निजामुद्दीन औलिया के पत्र, लेटर्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया, जो आप सबको पता है निजामुद्दीन औलिया द्वारा लिखा गया है। 2014 में इसकी एंट्री की गई। इसमें सूफी परंपरा और मध्यकालीन भारतीय समाज का विवरण दिया गया है। पांचवी एंट्री थी अल बरूनी की किताबुल हिंद। ये काफ़ी पॉपुलर है, जो भारतीय इतिहास का एक साक्ष्य है। अल बरूनी 2015 में इसकी एंट्री की गई। अल बरूनी द्वारा लिखित है 11वीं सदी में भारत का सांस्कृतिक दस्तावेज का विवरण है। 11वीं सदी में लिखा गया था अल बरूनी जब भारत आया। छठा है अमरकोश, अमर सिंह के द्वारा लिखित। इसकी एंट्री 2016 में की गई। इसमें संस्कृत का प्राचीन शब्दकोश का विवरण दिया गया है। सातवां है गिलगित पांडुलिपि, 2017 में। इसे बौद्ध विद्वान द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की पांडुलिपियां शामिल हैं। उसके बाद है दोस्तों तिरुक्कुरल, जिसके रचनाकार तिरुवल्लुवर, 2017 में इसकी एंट्री हुई। नौवीं एंट्री है अभिनव गुप्त की रचनाएं, वर्क्स ऑफ अभिनव गुप्त। इसे 2023 में शामिल किया गया है। इसमें तंत्र दर्शन और भारतीय सौंदर्य शास्त्र का विवरण है। 10वीं एंट्री हुई रामचरितमानस, जो कि आप सभी को पता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसकी एंट्री 2024 में हुई। इसमें भगवान राम की कथा और भक्ति आंदोलन का विवरण है। 11वीं एंट्री थी आपकी पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसमें नैतिक शिक्षाओं से युक्त कहानियां शामिल हैं। इसकी एंट्री भी 2024 में हुई। फिर 12वीं एंट्री है साहित्य लोक लोचन, ये आनंद वर्धन द्वारा रचित है। इसकी एंट्री भी 2024 में हुई। भारतीय काव्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है साहित्य लोक लोचन। उसके बाद 2 एंट्रियां हुई जो इस बार हुई हैं, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। और नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। श्रीमद् भगवद गीता में धर्म, दर्शन और योग का विवरण है और नाट्यशास्त्र में भारतीय नाट्य और प्रदर्शन कलाओं का मूल ग्रंथ माना जाता है इसे।
दोस्तों अगला है आपका मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने, जो भारत के मुख्य सीजीआई हैं संजीव खन्ना जी। इन्होंने आधिकारिक रूप से न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया है। दोस्तों न्यायमूर्ति गवई जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान टाइम के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वे भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। दोस्तों इनका पूरा नाम जो है भूषण भूषण रामकृष्ण गवई है। इनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। दोस्तों जो करंट सीजीआई हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और 14 मई को जो जस्टिस BR गवई हैं इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। ये 14 मई को 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। दोस्तों BR गवई की बात करें तो इनका जन्म जो है 24 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ। ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं 2003 से। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये न्यायाधीश रहे हैं 2003 से 2019 तक। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, वहाँ पे मेंबरों में शामिल हुए 2019 से, मई 2019 से सुप्रीम कोर्ट में ये कार्यरत हैं। दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो 14 मई से 23 नवंबर 14 मई से 23 नवंबर यानी कि 6 मंथ का रहेगा। सिर्फ 6 मंथ का कार्यकाल रहेगा इनका BR गवई जी का। दोस्तों BR गवई जी भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे। पहले जो दलित न्यायाधीश थे वो न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन थे। दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे BR गवई। दोस्तों जब यह कहा जाता है कि न्यायमूर्ति BR गवई भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले दूसरे दलित न्यायाधीश होंगे, तो यह तथ्य समाज में विविधता के प्रतिनिधित्व का प्रतीक भी है और एक बड़े प्रश्न का हिस्सा भी। क्या यह नियुक्तियां वास्तविक सामाजिक न्याय के संकेत हैं या प्रतीकात्मकता मात्र? दोस्तों कोलिजियम प्रणाली के जरिए इस तरह की नियुक्तियां एक अच्छा संकेत तो हो सकती हैं। इससे यह दिखता है कि अब बड़े संवैधानिक पदों पर सिर्फ एक ही वर्ग जैसे ऊंची जातियां का दबदबा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे चयन सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं, यानी सिर्फ एक दिखावे के लिए कि सबको जगह दी जा रही है, तो वह असली बराबरी और समावेश को नहीं दिखाता। दोस्तों कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता की कमी हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक पृष्ठभूमि, जेंडर और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो समावेशी न्यायपालिका एक सपना ही रह जाता है। क्या गवई की नियुक्ति वाकई सामाजिक न्याय की ओर बढ़ा हुआ कदम है या केवल आलोचनाओं को शांत करने की एक रणनीति? केवल एक दो अपवाद बना देने से प्रणाली में असली बदलाव नहीं आता। न्यायपालिका में आज भी दलित, आदिवासी, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व नगण्य है, विशेषकर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में। असली सवाल यह है कि क्या ये नियुक्तियां सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं? क्या न्यायपालिका में विविध पृष्ठभूमियों से आने वालों के लिए समान अवसर है? दोस्तों दलित या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले न्यायाधीशों के अनुभव और दृष्टिकोण न्यायिक फैसले में एक नए सामाजिक आयाम को जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें केवल एक सीमित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, जैसे न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है, तो इसका प्रभाव भी सीमित रह जाता है। दोस्तों न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व का अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसके लिए केवल प्रतीकात्मक नियुक्तियां नहीं बल्कि संरचनात्मक सुधार की जरूरत है। कोलेजियम को पारदर्शी, जवाबदेह और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध बनाना ही समय की मांग है, अन्यथा ऐसी नियुक्तियां तो केवल विंडो ड्रेसिंग बनकर रह जाएंगी। दोस्तों अभी हाल ही में BSE की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की 150वीं वर्षगांठ पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस अवसर पर BSE 150 इंडेक्स, BSE 150 इंडेक्स लॉन्च किया। यह नया बेंचमार्क इंडेक्स है जो BSE में सूचीबद्ध शीर्ष 150 कंपनीज को ट्रैक करता है, उनकी प्रदर्शन को ट्रैक करता है BSE 150 इंडेक्स। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोस्तों BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वह प्रतिदिन लगभग 1500 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्रोसेस करता है। BSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो इससे दुनिया के शीर्ष स्टॉक एक्सचेंज में शामिल करता है। दोस्तों फरवरी 2024 से 4.1 करोड़ नए डीमेट अकाउंट खुले हैं, जो पूंजी बाजार में बढ़ते निवेशकों को विश्वास को दर्शाता है। दोस्तों डीमेट अकाउंट यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट
जिससे शेयर और सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं। यानी कि यह शेयर खरीदने बेचने के लिए जरूरी होता है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही इसमें आपके शेयर सुरक्षित रहते हैं डीमेट अकाउंट में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो 3 गुना बढ़ चुका है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की भूमिका और भारत का आईपीओ मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के विकास की बात करें तो स्वतंत्रता के पूर्व भारत में शेयर कारोबार की शुरुआत जो हुई 1850 के दशक में हो गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई की जो स्थापना हुई वो 1875 में मुंबई में हुई। यह एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। स्वतंत्रता के बाद से 1990 तक जो बीएसई है वो प्रमुख एक्सचेंज रहा। व्यापार मैनुअल ओपन आउटक्राई सिस्टम से होता था। देश भर में स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज उभरे, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास। फिर 1990 के बाद सुधार और आधुनिकीकरण हुआ, जिसमें सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1988 में की गई और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। इसका जो प्रमुख काम जो है सेबी का, वो निवेशकों की रक्षा करना, शेयर बाजार को सही और पारदर्शी बनाना, कंपनियों और ब्रोकरों पर निगरानी रखना, बाजार में धोखाधड़ी रोकना, ये सब जो काम होते हैं वो सेबी निभाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का स्थापना हुआ 1992 में, और 1994 से जो है कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग होने लगी। इंडिया में इसकी शुरुआत हो गई कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग की। एनएसडीएल ने 1996 से शेयरों को कागज से हटाकर डिजिटल रूप में रखना शुरू किया। तो एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। और दोस्तों, 2000 के बाद से वर्तमान तक जो है, अभी प्रेजेंट टाइम तक डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एल्गोरिदम ट्रेडिंग की शुरुआत हो गई है। एमसीएक्स, एमएससी और जीआईएफटीसीटी में जो है इंडिया आईएनएक्स की स्थापना हुई। एमसीएक्स का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, लेकिन इसे अब जो है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2008 में हुई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज है। दोस्तों, जीआईएफटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको बोला जाता है। यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या जो है गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। एक गांधीनगर में स्थित है जीआईएफटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। यह शहर फाइनेंशियल सर्विसेज और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, करंट टाइम पे जो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े एक्सचेंज बन चुके हैं। अगला है आपका वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल को मनाया गया। हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WFH के संस्थापक फ्रैंक सेनेबल की जयंती भी है। फ्रैंक सेनेबल इनकी जयंती है इसी दिन 17 अप्रैल को। दोस्तों, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे पहली बार जो है 1989 में 1989 में मनाया गया। 2025 का जो थीम है, जो विषय है, वह सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती हैं पर आधारित है। एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स बिलीड टू, जो इस बार का थीम है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य आनुवंशिक रक्तस्राव विकारों, इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला एक और महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, विश्व धरोहर दिवस, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2025 के लिए जो विश्व धरोहर दिवस का थीम है, विषय है, वो है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत। आईकॉम ओएस के 60 वर्षों की कार्रवाई से तैयारी और सीखना, हिंदी में ये है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ आईकॉम ओएस एक्शन। दोस्तों, आईकॉम ओएस जो है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स। आईकॉम ओएस जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, वेनिस चार्टर 1964 के बाद। जो आईकॉम ओएस है, उसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में
स्थित है ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS। दोस्तों यह विषय विरासत संरक्षण में ICOMOS, जो स्मारकों और स्थलों का पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, उसके पिछले 60 वर्षों के प्रयासों से सीखकर भविष्य के लिए अधिक लचीली रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। दोस्तों बात करें विश्व धरोहर सम्मेलन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसकी स्थापना यूनेस्को ने 1972 में की और अक्टूबर 2024 तक 196 देशों में टोटल 1223 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। दोस्तों भारत 1977 से विश्व धरोहर सम्मेलन का हस्ताक्षर करता रहा है। वर्तमान में भारत के पास 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो स्थलों की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। 1983 में भारतीय स्थल जो पहली बार शामिल किए गए थे, वो आपका पहला था आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ताजमहल है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र की, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की, ये जो हैं शामिल किए गए थे पहली बार 1983 में विश्व धरोहर स्थल। तो भारत के टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल हैं। अभी जो हैं 62 और धरोहर स्थल यूनेस्को की संभावित सूची में है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका बनारसी शहनाई। तो बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिक इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बनारस के प्रसिद्ध शिल्पकार रमेश कुमार को सौंपा। यह आयोजन वाराणसी के मेहंदीगंज में एक विशाल जनसभा के दौरान किया गया। तो ये शहनाई के शिल्पकार हैं रमेश कुमार, उनकी फैमिली। दोस्तों शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों बनारस की कई सारे उत्पादों को GI टैग मिल गया है, जैसे बनारसी तबला हो गया, बनारसी भरवा मिर्च हो गया, बनारसी साड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों GI टैग के महत्व की बात करें, जो GI टैग दिया जाता है, यह टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान और सांस्कृतिक विशिष्टता को दर्शाता है। यह स्थानीय कारीगरों को संरक्षण और मान्यता भी देता है। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई पुस्तक सांस्कृतिक का 5वां अध्याय, उसका लोकार्पण हुआ है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संस्कृति पर विचारों और भाषणों का संकलन संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इसमें जो है प्रधानमंत्री के संस्कृत पर विचारों और भाषणों का संकलन है। पुस्तकालय का लोकार्पण जो है नई दिल्ली में किया गया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जो है इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन किए। इस पुस्तक की भूमिका जो फोरवर्ड होते हैं उसको राम बहादुर राय ने लिखा है और इसका संपादन डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। दोस्तों अगला है दस्तलिक 6, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच छठी संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक 6 अप्रैल में पुणे के औंध स्थित विदेशी प्रशिक्षण स्थल फॉरेन ट्रेनिंग नोड जो है वहां पे आरंभ हुआ। दस्तलिक उज्बेक लैंग्वेज में इसका मतलब होता है दोस्ती। ये जो है 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का जो उद्देश्य है काउंटर टेररिज्म, शहरी युद्ध, पर्वतीय क्षेत्र में युद्ध कौशल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगली खबर है भारत में पहली बार जो है ट्रेन में ATM इंस्टॉल किया गया ऑनबोर्ड ट्रेन में। यह एक पायलट परीक्षण था। तो भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र से मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में एक ATM की स्थापना की। यह पहले यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेलवे के गैर भाड़ा राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। दोस्तों यह पायलट परीक्षण था। यह जो है एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित चेयर कार कोच के पिछले हिस्से में स्थापित किया गया, जो पहले अस्थायी पेंट्री के रूप में उपयोग होता था उसमें स्थापित कर दिया गया है आपका ATM। इसमें ATM को ट्रेन की गति और कंपन को ध्यान में रखते हुए रबड़ पैड बोल्ट के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिए अग्निशामक यंत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है। इसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल को ATM ऑन व्हील्स
के रूप में प्रस्तुत किया, जो यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा प्रदान करेगा। तो एटीएम ऑन व्हील्स। दोस्तों अगला है अस्पतालों की रैंकिंग हुई है। एम्स दिल्ली को 97वां 97th स्थान मिला है। तो न्यूज सीक एंड स्टेटिस्टा द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2024 का जो रैंकिंग है उसमें एम्स दिल्ली को 97th रैंक मिली है। दोस्तों यह रैंकिंग 30 देशों के 2400 से ज़्यादा अस्पतालों का मूल्यांकन करके तैयार किया गया है, जिसमें मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल परिणाम, स्वच्छता मानक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशें शामिल की गई थी। इसमें गुड़गांव का एक निजी अस्पताल भी 146वें स्थान पर है और पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ को 228वां स्थान मिला। एक इंडिया के 3 अस्पताल हैं, जो कि पहला 97 पे है, दूसरा 146 पे और तीसरा 228वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है डीआरडीओ ने यम के सेकेंड ए लेजर हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया हुआ है। यम के सेकेंड ए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW। यह प्रणाली जो है मिसाइल, ड्रोन और छोटे प्रोजेक्टाइल को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय करने में सक्षम है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पूर्ण स्वदेशी विकास हुआ है, पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है। उच्च शक्ति की लेजर प्रणाली लगाई गई है जो लाइट की स्पीड प्रकाश की गति से हमला करती है। ये बहुत ही सटीक और घातक है, इतनी अधिक है कि लक्ष्य को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों इसका जो परीक्षण है वो कुरनूल आंध्र प्रदेश के नेशनल ओपन एयर रेंज में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट्स से। तो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ WLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के एथलीट आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। IWLF के उपाध्यक्ष वो जो है कॉमनवेल्थ गेमों के स्वर्ण पदक विजेता यश सतीश कुमार जो है उनको चुना गया है। इन दोनों का कार्यकाल जो होगा वो आपका 4 वर्षों का होगा। ये मीराबाई चानू है आपकी और ये हैं आपके यश सतीश कुमार। दोस्तों मीराबाई चानू की बात करें, इनकी मुख्य उपलब्धियां जो हैं वो हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली रजत पदक जो है सिल्वर मेडल विजेता बनी थी। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो होता है 2017 में, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था और यह जो है 22 साल बाद 2017 में किसी भारतीय एथलीट द्वारा यह सूखा समाप्त किया गया था। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले को। जम्मू कश्मीर के सांतोरसुर में पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में 5 आतंकवादियों ने 28 निर्दोष हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया और उन्हें धर्म के आधार पर अलग किया और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इस जघन्य कृत्य की जिम्मेदारी सबसे पहले पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ग्रुप TRF द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली, लेकिन बाद में इसने पल्ला झाड़ लिया। यह हमला जो है 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अटैक माना जा रहा है। दोस्तों इस नृशंस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकियों को शरण देने और समर्थन देने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया और पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। जवाबी प्रतिक्रिया में पाकिस्तान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए ऐतिहासिक शिमला समझौते को रद्द कर दिया है और भारत के सभी राजनयिक संपर्क समाप्त करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों यह याद रखना जरूरी है कि सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराची में संपन्न हुआ। सिंधु जल संधि जो है 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में कराची में संपन्न हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां ब्यास, सतलज और रावी का जो नियंत्रण मिला वो जो है इंडिया को मिला और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को मिला। इससे जो पाकिस्तान है उसको लगभग 70% जल का हिस्सा प्राप्त होता था और इंडिया जो है उसको लगभग 30% जल का हिस्सा प्राप्त होता था। इस संधि के तहत
वहीं दोस्तों शिमला समझौते की बात करें तो शिमला समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ, जिसमें भारत के तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान से मुक्त हुआ। बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। दोस्तों यह समझौता इस आधार पर हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवाद विशेषकर कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कई बार उल्लंघन किया। उसने बार बार जो है इस मुद्दे को कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है और इस समझौते का उल्लंघन किया है, जिससे कारगिल जैसे युद्ध हो चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। दोस्तों अगला स्लाइड देखते हैं। अभी हाल ही में शिमलीपाल जो है उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क घोषित किया गया है भितरकनिका नेशनल पार्क के बाद। दोस्तों शिमलीपाल जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बन गया है। यह जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। इसको जो है यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था 2009 में शिमलीपाल को। दोस्तों यह जो है यह प्रस्ताव जो है प्रपोजल जो है 45 वर्षों से पेंडिंग था। शिमलीपाल में समृद्ध जैव विविधता है, जैसे बाघ, हाथी, हिरण, गौर और दुर्लभ प्रजातियां पंछियों की पाई जाती हैं यहाँ पर। यह क्षेत्र शाल के घने वृक्ष, जलप्रपातों और आदिवासी संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करें हम नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व की। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, हम इनको जानें। तो नेशनल पार्क जो होता है वह वन्य जीवों और उनके पर्यावास के संरक्षण के लिए पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र होता है, जहाँ मानव गतिविधियाँ निषिद्ध होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं, जैसे काजीरंगा, कान्हा, शिमलीपाल, ये सारे जो है नेशनल पार्क हैं। तो टाइगर रिजर्व जो है ये विशेष रूप से बाघों की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जो कोर और बफर जोन में डिवाइड होते हैं, कोर और बफर जोन में डिवाइड होते हैं। यह जो है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में बनाए गए, जैसे रणथंभौर, सुंदरवन, बांधवघाट, अभी लेटेस्ट बनाया माधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है एमपी में। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र या मानव, पशु और प्रकृति के सहअस्तित्व को बढ़ावा देने वाले क्षेत्र होते हैं, जिसमें अनुसंधान, संरक्षण और टिकाऊ विकास सभी को शामिल किया जाता है। यह जो है कोर, बफर और ट्रांजिशन 3 जोन में डिवाइडेड होता है। 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन, जैसे आपका नीलगिरी है, पंचमढ़ी और सुंदरवन, ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दोस्तों अगला है, दोस्तों 22 अप्रैल को ब्राजीलिया में ग्रामीण ब्रिक्स लेबर मिनिस्टर की बैठक हुई ब्राज़ील प्रेसिडेंसी के अंडर। इस बार जो है 2 थीमें थी और वह एआई और जलवायु परिवर्तन का श्रमिकों पर प्रभाव पर आधारित थी। पहला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, दूसरा जो था द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वर्क एंड ए जस्ट ट्रांजिशन। इसमें एक स्लोगन दिया गया जो था स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। भारत की ओर से श्रीमती शोभा करंदलाजे जो हैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्रम रोजगार हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। शोभा करंदलाजे। ये मीटिंग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स का था। जो 16th ब्रिक्स सम्मेलन था काजान रूस में हुआ था। काजान रूस में हुआ था 2024 में, अक्टूबर 2024 में। बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें मुख्य रूप से 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो है आपकी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। की शुरुआत जो है 2006 में हुई। शुरुआत में सिर्फ ब्रिक के रूप में काम करता था, शुरुआत में जो है सिर्फ ब्रिक था, और 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम जो है पूरा ब्रिक्स हो गया। इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया।
ब्रिक्स देशों की संयुक्त जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 30% है। दोस्तों, ब्रिक्स ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की स्थापना की 2015 में, जो विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। तो ये सारा रहा आपका ब्रिक्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस जो कि जिनकी अभी 21 अप्रैल को डेथ हो गई। इनका पूरा नाम था जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। जॉर्ज मारियो बर्गोलियो। इनका जन्म हुआ था ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 1936 में। ये पोप चुने गए थे 2013 में और ये 266वें पोप बने थे। यह पहले लैटिन अमेरिकी पोप बने थे जो कि जेसुइट समुदाय से आने वाले पोप थे। इनका निधन 21 अप्रैल को हो गया वेटिकन सिटी में 28 वर्ष की आयु में। रोम के संत मेजर बेसिलिका में इनको दफन किया गया है। सफ़ेद संगमरमर की समाधि जिस पर फ्रांसियस लिखा गया है और एक सफ़ेद गुलाब रखा गया सिंपल तरीके से। दोस्तों, इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनको जान लेते हैं। द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी जो है इनकी ये पुस्तक है। ईश्वर का नाम दया है। पोप फ्रांसिस लाइफ एंड रिवोल्यूशन, ये जो है एलिजाबेटा पी के द्वारा लिखित है। इनके ऊपर द ग्रेट रिफॉर्मर फ्रांसिस एंड द मेकिंग ऑफ ए रेडिकल पोप ऑस्टिन इवेरेट द्वारा लिखित, ये कुछ पुस्तकें हैं इनसे संबंधित। पोप क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। पोप जो होता है वो रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता होता है। कैथोलिक चर्च दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई संप्रदाय है। इसमें लगभग 1.3 अरब 130 करोड़ अनुयायी हैं। पोप को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि विकार ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। वेटिकन सिटी का हेड ऑफ स्टेट राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। ये चर्च के कानूनों और परंपराओं में बदलाव करने का अधिकार होता है इनके पास। विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और शांति बढ़ाने में ये भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इनके चयन प्रक्रिया की बात करें तो इनका चयन कैसे होता है ये इसको जान लेते हैं। पैपल इलेक्शन बोला जाता है, इसको कॉन्क्लेव कहते हैं। पोप का पद जब रिक्त होता है तो या तो पोप का निधन हो जाए या फिर वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे। तो अभी तक एक बार जो 16वें पोप थे इन्होंने इस्तीफा दिया। जो पोप उस पर विराजमान है उनकी डेथ हो जाए तो उसके बाद एक सेड वैकेंटे यानी कि खाली सिंहासन की घोषणा होती है। ये जो है आपका पहला चरण है। फिर दूसरा चरण होता है जिसमें 80 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी रहते हैं, 80 वर्ष से कम आयु वाले कैथोलिक चर्च के बड़े अधिकारी जिनको कार्डिनल बोला जाता है, वो वेटिकन सिटी में एकत्रित होते हैं सब लोग। यह आमतौर से 100 से 140 लोग इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। या जो है सिस्टीन चैपल के विशेष कमरे में लॉक हो जाते हैं। कोई बाहरी संपर्क, फ़ोन या इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं रहती वहाँ पे। फिर दूसरा चरण ये रहता है। और तीसरा चरण जो होता है, तीसरे चरण में वोटिंग होती है। प्रत्येक कार्डिनल गुप्त मतदान करता है। हर मतदान के बाद बैलेट पेपर जलाए जाते हैं। अगर कोई उम्मीदवार 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वही चुना जाता है। अगर चुनाव नहीं होता तो जो चिमनी है उससे काला धुआं निकलता है। अगर चुनाव सफल हो जाता है तो इसके घर के बाहर एक चिमनी लगी रहती है जिससे सफ़ेद धुआं निकलता रहता है। इससे दुनिया को संकेत मिल जाता है कि पोप का चुनाव हो चुका है। फिर चौथा चरण जो होता है, इसका इलेक्शन हो जाता है। फिर चौथे चरण में क्या होता है, इसकी घोषणा की जाती है। उसमें से एक वरिष्ठ कार्डिनल जनता के सामने आकर कहता है, हैबेमस पैपम। इसका मतलब होता है हमारे पास पोप है। फिर नया पोप अपना नाम चुनता है और पहली बार जनता के सामने आता है। तो ये सारा रहा पोप के बारे में। पोप का चुनाव कैसे होता है, इनके पावर क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला है लुइज मार्कानी। मार्कानी कौन है? तो मार्कानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। केंद्रीय बैंक प्रमुख, सेंट्रल बैंक रह चुके हैं। उन्होंने पहले बैंक ऑफ कनाडा और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के रूप में काम किया, जिससे उनकी छवि एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर के रूप में बन गई है। अब वे कनाडा के लिबरल पार्टी के साथ सक्रिय हैं 2021 से। और 2025 के संभावित संघीय चुनाव में उन्हें जस्टिन ट्रूडो के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि वो कनाडा के नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कोई औपचारिक राजनीतिक पद नहीं लिया है, लेकिन वे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन फाइनेंस और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। ये G7 और G20 जैसे सम्मेलनों में आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक एडवाइजर की भूमिका निभा चुके हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम कर चुके हैं G7 G20 में। तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7।
ग्रुप ऑफ 7। ये दुनिया के 7 सबसे विकसित देश जो होते हैं उनका समूह है। ये जो है 1975 में शुरू किया गया था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन समय समय पर अतिथि देश के रूप में बुलाया जाता रहता है। बात करें G20 की, G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 है। यह एक बड़ा मंच है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में किया गया। 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। भारत, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, सऊदी अरब जैसे देश इसके सदस्य हैं। 2023 में जो है भारत ने पहली बार G20 समिट का 2023 में G20 समिट का अध्यक्षता पहली बार भारत ने किया था। 2023 में G20 समिट हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में। इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, एक बुक लॉन्च हुआ है रामानुजम जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियंस के नाम से। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में रामानुजम ए जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। यह पुस्तक महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के जीवन और उनके गणितीय योगदान पर विस्तृत विवरण देती है। पुस्तक में दुर्लभ दस्तावेजों और पन्नों का संग्रह भी है जो रामानुजन की सोच और संघर्ष को उजागर करते हैं। पाई की अनंत श्रृंखला आज भी कंप्यूटर एल्गोरिथम में प्रयुक्त की जाती है। इनके द्वारा दी गई मार्क थीटा फंक्शन मॉडलर गणित में क्रांतिकारी अवधारणा है। सर्कल मेथड GH हार्डी के साथ मिलकर इन्होंने विकसित किया। 1910 में रामचंद्र राव से मुलाकात के बाद इनको पहचान मिली। 1911 में शोध पत्रों की शुरुआत हुई। 1914 में कैम्ब्रिज इंग्लैंड में गए और GH हार्डी के साथ मिलकर GH हार्डी जो कैम्ब्रिज में इनके सीनियर थे, इनके साथ काम किए। 1914 में गए थे कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। 1918 में जो है इन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो बने, जो कि दूसरे भारतीय थे रॉयल सोसाइटी के फेलो बनने वाले। तो 18 में बीमार पड़े और 1920 में इनकी डेथ हो गई 32 वर्ष की एज में। इनके ऊपर एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है रामानुजन द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। यह मूवी जो है रामानुजन द मैन हू न्यू इन्फिनिटी मूल रूप से पुस्तक लेखक रॉबर्ट केनिगल द्वारा लिखी गई है और इसी पर 2015 में एक मूवी आई थी जिसमें देव पटेल ने काम किया था। देव पटेल ने रामानुजन की भूमिका निभाई थी। तो ये रहा बुक लॉन्च नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया द्वारा, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नाम से। दोस्तों अगला है राजा रवि वर्मा। सभी जानते होंगे, एक प्रसिद्ध चित्रकार। राजा रवि वर्मा की 177वीं जयंती पर किलीमंजारो पैलेस ट्रस्ट द्वारा एक संगीतमय एल्बम परिणामम लॉन्च किया गया है। यह एल्बम उनके परिवार द्वारा दी गई पहली आधिकारिक संगीतमय श्रद्धांजलि है, जिनमें उनके जीवन की सुंदर और भावनात्मक घटनाओं को संगीत और अभिनय के माध्यम से दिखाया गया है। इसे जो है उनके परिवार के सदस्यों द्वारा, जो माया के वर्मा है उनके द्वारा लिखा गया है। किलीमंजारो पैलेस ट्रस्ट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसे रामा वर्मा थम्पूरन द्वारा कंपोज किया गया है, संगीत दिया गया है। यह एल्बम जो है उनके चाइल्डहुड से आखिरी दिनों तक के सारे मोमेंट को कवर करता है। दोस्तों इस एल्बम का आखिरी दृश्य बेहद मार्मिक है, जहां राजा रवि वर्मा साला स्टूडियो में अपनी अंतिम पेंटिंग द पारसी लेडी पर काम करते हुए अचानक गिर जाते हैं और उनके हाथ से ब्रश गिर जाता है। यही उनके जीवन का आखिरी क्षण था। तो दोस्तों राजा रवि वर्मा जी की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1848 में हुआ था और 2 अक्टूबर 1906 में इनकी मृत्यु हो जाती है किलीमंजारो पैलेस में। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे। इनकी विशेषता थी कि ये भारतीय पौराणिक कथाओं को पश्चिमी यथार्थवादी शैली में चित्रित करते थे। इनकी जो टेक्निकलिटी थी वो थी ऑयल पेंटिंग और लिथोग्राफी। तैरीय चित्र बनाते थे। ऑयल पेंटिंग और लिथोग्राफी जो पत्थरों पर चित्रण किया जाता है, इनकी शैली थी। इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो हैं शकुंतला, पत्र लिखते हुए, दमयंती और हंस, हंस और दमयंती, लक्ष्मी और सरस्वती के प्रसिद्ध चित्र जो है इन्होंने उनका चित्रण किया। राजा रवि वर्मा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से। अगला है दोस्तों, भारत ने अब मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए डायरेक्ट टू मोबाइल, जिसको बोला जाता है D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक को अपनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। इस तकनीक की घोषणा जो है वो बेप्स 2025 समिट, जो कि मुंबई में आयोजित होने वाला 1 से 4 मई के बीच, इसमें जो HMD ग्लोबल है और फ्री स्ट्रीम, IIT कानपुर और तेजस नेटवर्क और सांख्य लैब ये संयुक्त रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। HMD लैब जिन्होंने अभी नोकिया को टेक ओवर किया हुआ है,
HMD ग्लोबल, बाकी सब IIT कानपुर, तेजस नेटवर्क और सांख्य लैब। जो चिप लगेगा वो सांख्य लैब का रहेगा। ये सेल 3000 चिपसेट। दोस्तों D2M टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि यूजर्स को बिना वाईफाई या इंटरनेट के सीधे मोबाइल पर OTT, लाइव TV, ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट कंटेंट मिल सके। और ये जो चिप है सेल 3000 या जो D2M टेक्नोलॉजी है इसका बेस है, इसका आधार है। इसे सांख्य लैब ने विकसित किया है। प्रसार भारती और IIT कानपुर ने इस तकनीक का सफल परीक्षण भी किया है। दोस्तों D2M और OTT में क्या डिफरेंस है उसको अगर देखा जाए तो D2M जो है वो बिना इंटरनेट के काम करेगा, सीधा प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी आपके फ़ोन पे। और OTT में आप सभी को पता है हमको एक स्टेबल इंटरनेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या जो है मल्टीकास्ट टू ऑल होगा। इसमें क्या है 1 to 1 स्ट्रीम होता है OTT में। इसका कास्ट जो है वो लो रहेगा, इसमें डेटा यूजेज नहीं रहेंगे। OTT पे आप सभी को पता है ये मोबाइल इंटरनेट डेटा को कंज्यूम करता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा वो TV टावर्स की तरह रहेगा ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए, जबकि जो OTT है वो आपका डिपेंड रहता है, रिलाइज करता है सर्वर्स पर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स पर, ISPs पर। दोस्तों नेक्स्ट है पॉपुलर न्यूज़ वैभव सूर्यवंशी, जो कि इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बने हैं। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ केवल 38 गेंदों पर 101 रन बनाकर न सिर्फ मैच जिताया बल्कि कई रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। यह मैच जो हुआ था और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुआ था। जयपुर में मैच खेला गया था। तो इनका जो रिकॉर्ड रहा, इन्होंने 35 बॉल पे ही 100 रन बना दिया और इनका कुल स्कोर रहा 101 रन 38 गेंदों पर इस मैच में। यह जो है IPL का दूसरा सबसे तेज शतक है। पहला जो सबसे तेज शतक है वो क्रिस गेल के नाम पर है, आज भी 30 गेंदों पर उन्होंने बनाया था। साथ ही भारत की ओर से सबसे तेज IPL सेंचुरी है जिसमें उन्होंने ऋषभ पठान जो कि 37 गेंदों पर शतक लगाए थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों आगे हम कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज को। इस सेशन के इंपॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। 21 से 30 अप्रैल के बीच जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका कोई ऑफिशियल थीम नहीं है। दूसरा दोस्तों है 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था आवर प्लेनेट, आवर पावर, आवर प्लेनेट था, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। यह दिन पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने के लिए वैश्विक जागरूकता को समर्पित है। दोस्तों 23 अप्रैल को जो है इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यह जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित किया गया है। यह दिन जो है विलियम शेक्सपियर आप सभी जानते हैं, जो कि इंग्लिश के बहुत ही महान राइटर रह चुके हैं विलियम शेक्सपियर। उनका डेथ और एनिवर्सरी इसी दिन पड़ती है 23 अप्रैल को। उसके उपलक्ष्य में यूएन द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था उसके वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला है वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस, जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन एंड री इग्नाइट। मलेरिया हमसे खत्म होगा, फिर से निवेश करें, फिर से कल्पना करें और फिर से सक्रिय हों। इसे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने घोषित किया था वर्ल्ड मलेरिया डे। अगला है 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। यह दिन नवाचार, पेटेंट, कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों की अहमियत को दर्शाता है। इसका जो थीम रहा इस बार 2025 का वो है IP एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक। बौद्धिक संपदा और संगीत, IP की धुन को महसूस करें, जो है इस बार का थीम रहा 2025 का। दोस्तों अगला है 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम है 2025 का डांस यूनाइट्स द वर्ल्ड, नृत्य दुनिया को एक करता है। दोस्तों ऐसा ही रहे आपके इंपॉर्टेंट डेज इस सेशन के।